हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ये न्यू वीडियो। और आज हम लोग मॉडल पेपर 4 को करने वाले हैं। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा बहुत ही निकट है और यहाँ पर हम लोग एग्जैक्ट जैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न वैसे ही मॉडल पेपर को करने वाले हैं। बस शर्त ये है कि आप लोग क्या करेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा। सारे क्वेश्चन हमने चुन चुन के रखे हैं जिसकी प्रबल संभावना है 2025 के नवोदय प्रवेश परीक्षा में जो होने वाली है उसमें क्वेश्चन के आने की। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। पूरे वीडियो में हमने पूरा मॉडल पेपर है वैसे ही हुबहू जैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, मानसिक अभियोक्ता परीक्षण का यानी मैट का पेपर है। पहला क्वेश्चन मैट से लिया गया है। भाग 1 में ऐसे 4 क्वेश्चन मिलेंगे। हमने एक क्वेश्चन लिया है और 4 क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाले हैं। पहला भाग है, इसमें देखिए क्या कहता है दोस्तों। निर्देश आप लोग जरूर पढ़िएगा। निर्देश जो है वो आप लोग जरूर पढ़िएगा। निर्देश पढ़ना जरूरी है, निर्देश पढ़िएगा। फिलहाल जो निर्देश में लिखा है उसको हम बता रहे हैं। निर्देश में लिखा है कि ये 4 आकृतियां हैं, 1 2 3 4 आकृतियां हैं। इन चारों में से 3 एक जैसी हैं और चौथी भिन्न है। अब जो अलग है उसी को हमें खोजना है। तो देखिए यहाँ भी 3 फूल, यहाँ पर देखिए, यहाँ बीच में, बाकी सब में क्या है, बीच में है, और यहाँ पर क्या है, किनारे है। तो यही वाला ऑप्शन क्या है, अन्य तीनों से भिन्न है। तो ऑप्शन हमारा पहले का कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये तो आसान था। ऐसे ही 3 क्वेश्चन आपको और मिलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें भी वही करना है, तीनों से भिन्न खोजना है। तो कौन सा भिन्न है, देखिए यहाँ पर क्या है, चारों अंदर की ओर है, ठीक। यहाँ पर भी प्लस बन रहा है, यहाँ भी प्लस बन रहा है, यहाँ भी प्लस बन रहा है, यहाँ देखिए क्रॉस बन रहा है। तो यानी ऑप्शन डी जो हमारा हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी क्या है, अन्य से क्या है, भिन्न है, ठीक है, अन्य से भिन्न है। नीचे वाले में देखिए अंगूर, फल, आम और लीची। अब इसको, इसमें से कौन सा अलग है, देखिए अब अंगूर, आम, लीची ये सब क्या है, फल है, और फल स्वयं फल आ गया, ठीक है। तो ये सब फलों के नाम हो, यहाँ फल लिखा है। तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा अलग हो जाएगा और यही हमारा जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये भाग 2 है, किसका भाग 2 है, मैट का भाग 2 है, ठीक है। ऐसे 10 भाग मिलने वाले हैं आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट के। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि सबसे ज्यादा मेहनत जो करनी है वो आपको मैट में कर लीजिए, ठीक है। मानसिक अभियोक्ता परीक्षा टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ये 40 में से 39 तो आप लेके आ ही जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करना है, ठीक है, थोड़ा सा चीजों को ध्यान से देखना है बस, ठीक है। तो इस पे प्रयासरत रहिए। बाकी मैथ और हिंदी भी करवा रहे हैं। देखिए इसमें प्रश्न संख्या 5 8 छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दी गई है, यहाँ प्रश्न आकृति दी गई है, और दाईं ओर 4 आकृतियां हैं, ए बी सी और डी करके ये है। उत्तर आकृति में से प्रश्न आकृति के समरूप आकृति को चुनना है, यानी इसी के जैसा इसमें से कौन है। तो देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, इसी को देखिएगा, ठीक है। इसी को देखिए, सब इसी ओर झुके हुए हैं। इसमें देखिए है ही नहीं, झुके नहीं है, ये तो नहीं होगा। अब इसमें ये इधर ओर झुका है, ये इस ओर झुका है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए इधर 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 सारे एक तरफ झुके हुए हैं। इसमें देखिए इस साइड में झुका, और प्रश्न आकृति में इस साइड में झुका हुआ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भाग 3 है, ठीक है। भाग 3 ऐसे हमारे पास कितने मिलने वाले हैं, 10 भाग मिलेंगे। हर भाग में 4 क्वेश्चन, हम 1 1 2 2 क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब इसमें देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या, भाग 3 में क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये निर्देश आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। निर्देश पढ़ लीजिएगा, निर्देश जरूरी है पढ़ना। निर्देश में क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या बाईं ओर एक प्रश्न है, यहाँ पर ये क्या है, आपका प्रश्न है, क्वेश्चन है, और एक भाग इसका, ये वाला भाग क्या है, लुप्त है, गायब है। ए बी सी डी पर गौर करिए कि इसमें से ए बी सी डी में से कौन सा चित्र ऐसा है जो यहाँ पर लग करके इसको क्या कर देगा, पूरा कर देगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में पूरा कर लेते हैं हम आकृति को। पहले तो एक हमारा ये राउंड शेप आएगा, ये पूरा करेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, हमारा एक लाइन खींचेगा, ठीक है। और तीसरा क्या बात हो रही है, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे खींची जाएगी। अब ऐसा कहां पर है, देख लीजिए, क्या ए में है, बी में है, सी में है या डी में है। देखिए किस में है, तो ये तो होगा नहीं, देखिए
ऐसा तो आकृति यहाँ पर बन नहीं रही है, तो ये तो होगा नहीं। ये वाली भी आकृति हो सकती है, ठीक है, लेकिन नहीं होगी। देखिए ये क्रॉस हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए क्रॉस नहीं है, कर्व्ड है, ठीक है, ये नहीं होगी। इसको देखिएगा जरा, इसको देखिएगा, तो ये हो सकता है, ये नहीं होगा। देखिए ये वाली लाइन इसमें नहीं है कहीं भी, ठीक है, ऐसी लाइन कोई खींची नहीं गई है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। डी वाला क्या है? बिल्कुल सही जवाब हो गया। डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया है, ठीक है, डी बिल्कुल सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाग 4 है, भाग 4 को हमने लिया है। देखिए भाग 4 क्या कह रहा है, इसको मिटा दीजिए। प्रश्न में क्या है? ऊपर 3 प्रश्न आकृतियां दी गई हैं, 1 2 3, ठीक है। चौथी आकृति क्या है? खाली है। अब यहां पर इन चारों में से उत्तर आकृतियों में कौन सा आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक यल है, यहाँ पर 2 यल और एक लाइन है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 यल है और एक लाइन है, ठीक। आगे क्या होगा? 5 यल होगा। कितने यल होंगे? 5 होंगे। तो देखिए 1 2 3 4, नहीं रुकिए, यहाँ पर देखिएगा 2 लाइन है, एक इधर और एक इधर, 2 लाइन है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 लाइनें हैं, यानी यहाँ पर 2 लाइन है, यहाँ पर 5 लाइन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक लिए लाइन, 9 लाइन है। 2 से 5 हुआ और 5 से 9 हुआ, यानी 2 3 5 और 5 4 9, 9 और 5, इस बार 14 लाइनें होनी चाहिए। देखिए 3 4 जुड़ा, अब 5 जुड़ेगा, तो 9 में 5 जुड़ेंगे, 14 लाइनें होनी चाहिए। अब इसी को हम देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब। इसी को पूरा होगा, देखिए इसी में पूरा होगा, ठीक है, इसी लाइन को। तो बी वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। भाग हमारा 5 है। देखिए क्या कह रहा है, अब ये निर्देश आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। निर्देश में क्या लिखा है बता रहा, जैसे ये चित्र और इस चित्र में एक संबंध है, और वही संबंध इस चित्र और इस चित्र में है, तो यहाँ पर क्या है? इन चारों में से क्या आएगा? अब देखिए एक पहले तो क्रॉस बना दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर तीर लगा दिए गए हैं क्रॉस में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्लस बना है तो आगे प्लस पे तीर लगेगा, ठीक है, प्लस पे तीर लगेगा। देखिए यहाँ क्रॉस है तो यहाँ पर क्रॉस पे तीर लग गया, ठीक है। तो यहाँ प्लस अगर बना है प्लस पे तीर लगना है, और एक ही हमारा ऑप्शन ऐसा है जिसमें प्लस पे तीर लगाया गया। वो ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन जो डी है वो हमारा प्लस पे तीर लगाया गया, इसलिए ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। भाग 6 है। देखिए 10 भाग होते हैं और हर एक भाग में 4 प्रश्न होंगे, तो 4 दाहिन 40 क्वेश्चन आपको करने हैं और 40 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो इसी को ध्यान से कर लीजिएगा, इसको बहुत ध्यान से करिएगा। अब देखिए निर्देश क्या लिखा है भाग 6 के लिए, प्रश्न आकृति के रूप में ज्यामितीय आकृति त्रिभुज, वर्ग या वृत्त है। अब देखिए इसको पूरा करना है, त्रिभुज में, वर्ग में या वृत्त में। तो देखिए ये वृत्त में पूरा होगा, ये वृत्त में पूरा होगा। अब इसका एक हिस्सा यहाँ दे गया है, बाकी इसमें से इन चारों में से कौन सा हिस्सा ऐसा है जो लगा देंगे तो वृत्त पूरा हो जाएगा, आकृति पूरी हो जाएगी। तो ऑप्शन सी में देखिएगा, बिल्कुल यही वाला ऐसे ही हमारा बचा हुआ सी में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये मिरर वाला सवाल है। अब देखिए मिरर में अगर कोई चीज ऐसे बनी है, ठीक है, और इसका जब मिरर देखेंगे आप, मिरर इमेज, तो ये चीज ऐसे हो जाएगी, यानी इसका जो लेफ्ट है यहाँ पर राइट में आ जाएगा और जो राइट है वो इधर लेफ्ट में आ जाएगा। यही बात हमको देखनी है। अब ये मिरर लगाया गया है, इसका मिरर इमेज इन चारों में से कौन होगा, यही बात पूछा जा रहा है। अब देखिए ये इसका क्या है? लेफ्ट है और आर राइट में है। अब देखिए आर को लेफ्ट में जाना होगा। अब देखिए लेफ्ट, इसका ये लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट,
लेफ्ट और राइट। अब देखिए ये आर इधर राइट में है और इधर मिरर इमेज में लेफ्ट में आएगा। तो देखिए जहां जहां आर लेफ्ट में उसको छोड़ दीजिए, बाकी अगर कहीं आर राइट में है तो उसको काट दीजिए। अब यहाँ पर आर राइट में है तो ये बिल्कुल कट जाएगा। अब यहाँ भी आर लेफ्ट में, यहाँ भी लेफ्ट में और यहाँ भी लेफ्ट में है, ठीक है। अब आर का देखिए ये वाला सिरा, ये चीज किधर है, लेफ्ट में है, तो मिरर इमेज में ये चीज कहाँ जाएगा, राइट में है, तो मिरर इमेज में किधर जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। अब ये वाला चीज लेफ्ट में देखिए, यहाँ तो राइट में है, यहाँ भी ये वाली चीज राइट, यहीं पर ये वाली चीज लेफ्ट में मिल रही है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो हम लोगों ने 7 हिस्से इसके कंप्लीट कर लिए। भाग 8 में देखिए क्या है, ये सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पेपर फोल्डिंग और पंचिंग, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन सोचेंगे आप लोग, थोड़ा सा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी हो जाएगा। देखिए एक पेपर ऐसे था, स्क्वायर्ड पेपर था ऐसे, ठीक है, इसको पहले ऐसे मोड़ा गया और मोड़ करके ऐसे बना लिया गया, फिर इसको एक बार यहां से मोड़ा गया और मोड़ करके ऐसे बना दिया गया, यहां पर देखिए, और फिर 3 यहां पर काट दिए गए। अब इसको जब अनफोल्ड करेंगे, खोलेंगे तो कैसा आकृति मिलेगा, ऐसा 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 या ऐसा। अब देखिए इसको जब पहला जो लास्ट में फोल्ड हुआ वही पहले अनफोल्ड होगा, इसको हम अनफोल्ड करेंगे तो एक हमारे पास ऐसे खुल करके आएगा। अब ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी। और फिर ये वाला जब अनफोल्ड करेंगे ये वाला, तो पूरी चित्र हमको ऐसे मिल जाएगी। अब इसमें ऐसे होगा, ये वाली चीज यहाँ आएगी, ये वाली चीज यहाँ आएगी, ये वाली चीज यहाँ आएगी, ये वाली यहाँ पर, ये वाली यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर। अब ऐसे देखिए चित्र कहीं मिल रहा है हमको, तो ऑप्शन डी में हमें मिल रहा है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। देखिए इसमें अगर कोई समस्या हो तो हमारा पिछला वीडियो देखिएगा, हमने एक वीडियो में करवाया हुआ पंच और होल वाले क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाग 9 में। भाग 9 में क्या कह रहा है, बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दी गई है, ये हमारा प्रश्न आकृति है और इधर 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। अब इन सब से ये देखिए 3 खंड दिए गए हैं, इन तीनों खंडों को मिला करके कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो देखिए पहले हम लोग ये वाला खंड ढूंढेंगे, ये वाला खंड किसमें है, इसमें है, तो इसमें तो ये वाला खंड आगे वाला मिल रहा है, पीछे वाला नहीं मिल रहा है, ऐसे नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये तो होगा नहीं। इसमें भी वही कहानी है, इसमें भी वही कहानी है, सब में तो कहानी वही है, तो इससे हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे, पहली बात तो ये है, ठीक है, इससे नहीं ढूंढ पाएंगे, दूसरा चीज हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये वाली कहानी तो सब में दिख रही है, ठीक, ये से ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें भी दिख रही है, इसमें भी दिख रही है और इसमें भी दिख रही है और इसमें भी दिख रही है, ठीक है, सब में दिख रही है। लेकिन देखिए ये वाला अर्धवृत्त दोनों ना तो इसमें दिख रहा, ना तो इसमें दिख रहा है, ना तो इसमें दिख रहा, दिख किसमें रहा, केवल डी में, ये दोनों, एक वृत्त अर्धवृत्त इधर और एक अर्धवृत्त इधर, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा केवल डी में दिख रहा है, इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हमारा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अंतिम भाग में चलते हैं, इसके क्या कह रहा है, बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दी गई है और दाईं ओर ए बी सी डी करके 4 आकृतियां ए बी सी डी दी गई है, ये प्रश्न आकृति है। हमें इन चारों में से उस आकृति को खोजना जिसमें ये वाली आकृति क्या है, छिपी हुई है, ऐसी आकृति छिपी हुई है। तो देखिए क्या इसमें है, ऐसे तो मिल जा रहा हमारा इतना, लेकिन इधर वाला ये वाला हिस्सा इसमें नहीं मिल रहा, तो ये तो होगा नहीं। इसमें देखिए, इसमें मिलाने की कोशिश करते हैं, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा मिल तो रहा है फिलहाल, और आगे भी चेक कर लेते हैं। इसमें अगर चेक करेंगे ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये मिल जाएगा, इधर वाला नहीं मिलेगा, तो इसमें भी नहीं है। इसमें देखते हैं, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, इधर वाला हिस्सा नहीं मिलेगा। अब यही ऑप्शन बी हमारा जो है
उसमें मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक ही बार में हमें नहीं कर लेना, सभी ऑप्शन को हमें चेक करते हुए चलना है। तो यहाँ पर आपके हमने मैट का प्रैक्टिस सेट करवा दिया, मानसिक अभियोग्यता परीक्षण का। अब देखिए हमने एक एक दो क्वेश्चन लिया है, आपको हर एक भाग में कितने क्वेश्चन आने हैं, 4 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, समय के लिए हमने कम क्वेश्चन लिया है, लेकिन मैथ के पूरे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमने लिए हैं। ठीक है, अब यहां से शुरू होता है आपका मैथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मैथ का, देखिए आप लोग भी आंसर देते रहिएगा। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। तो पहले देखिए कि इसमें अभाज्य संख्या ही लिखी गई है। देखिए ये 8 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती हैं, जो खुद से कटे या 1 से कटे, बाकी किसी अन्य से ना कटे। अब जैसे 5 अभाज्य है, 1 से कटेगा या 5 से, लेकिन 8 क्या है, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 1 से कटेगा। तो ये अभाज्य है नहीं। यहाँ पर क्या कह रहा है, अभाज्य संख्या लिखनी है, ये अभाज्य है नहीं, ये भी अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा है जिसमें अभाज्य संख्याएं केवल लिखी हुई हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही जवाब हो गया। हमें गुणनखंड करने की जरूरत नहीं पड़ी, और अगर और ऑप्शन भी होता तो हमें गुणनखंड करना पड़ता। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का हमें गुणनखंड करना पड़ता। मान लीजिए इसमें और कोई ऑप्शन होता, यहाँ 4 के बजाय 2 दिया होता, तो ये भी हो सकता था ऑप्शन, तब हमें चेक कैसे करेंगे। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, ठीक है, 1000 हो गई 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब इसको हमें फैक्टर करना पड़ता, 2 पंचे 10, 0 0, फिर 2 से काटिएगा 250 आता, फिर 2 से काटने पर 125 आता, फिर 25 आता, फिर 5 से काटने पर 5 आता, और फिर 5 से काटने पर 5 आता। तो ये 3 अंकों की जो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 हमने हम लोग लिखते हैं। 5 को पहले लिख दिया, लिख दिया, कोई बात नहीं, सही है फिर भी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर है। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहले 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे, तो हम जितने अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी होती है उतनी बार हम क्या करते हैं, 9 लिख देते हैं। अब ये 7 बार 9 हमने लिख दिया, ये 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, अब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो हमने 3 0 लगाना है और 1 लिख देना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका क्या निकालना है, अंतर। तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, घटा देंगे, 9 बचेगा 9 बचेगा 9 बचेगा, यहाँ 8 और फिर 9 9 9, 3 बार 9 8, फिर 3 बार 9, 3 बार 9 8, फिर 3 बार 9। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। यदि संख्या 3 2 5 स्टार 6 3 से विभाजित हो जाती है तो स्टार के स्थान पर क्या रहेगा। तो देखिए कोई भी संख्या 3 से कब विभाजित होती है, जब संख्या का अंकों का योग 3 से विभाजित हो। अब इसको जोड़ते हैं, 3 2 5 5 10 और 10 और 6 16। 16 में कितना जोड़ दें कि 3 से विभाजित संख्या आ जाए, तो 17 तो होगा नहीं, 18 हो सकता है, यानी 2 जोड़ने पर 18 आएगा, और 18 3 से क्या है, विभाज्य है। तो यहाँ स्टार के जगह पर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ऑप्शन बी फॉर बैंगलोर हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। संख्या 36490, संख्या 36490 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है, तो नई संख्या और मूल संख्या के बीच में अंतर निकालना है। तो पहले तो संख्या हमारा 36490 है, अंक बदल दो, 6 को 9 के स्थान पर कर दो, 9 को 6 के स्थान पर कर दो, तो क्या हो जाएगा 39460, ये संख्या होगी। और मूल संख्या हमारे पास पहले से कितना है, ये है। अब इसी में हमें अंतर निकालना है, तो 6 में से 9 जाएगा नहीं, उधार ले लेंगे, तो 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ 3 बचा, 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ 8 बचा, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा,
और यहाँ पर 3 में से 3 जाएगा, 0 बचेगा। 2970 हमारा सही जवाब होगा, और जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ जवाब है। तो 2970 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया सवाल है, देखिएगा। 45 पे घात 4 में इकाई का स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो 45 का घात जो 4 लिखा है, इसको दोस्तों लिख सकते हैं आप 45 गुणे 45 गुणे 45 गुणे 45। अब इकाई का अंक हमें देखना है, केवल इकाई वाले को गुणा करना है। 5 25 25 आ जाएगा। इकाई का अंक क्या आएगा? 5, फिर 5 से गुणा करेंगे 5 25, फिर 5 से गुणा करेंगे इस 5 का तो 25। इकाई के अंक पे हमें क्या मिलेगा? 5। और वैसे भी अगर 5 रहे अंत में, सबके अंत में 5 है, तो क्या होगा? इकाई का अंक हमेशा 5 ही रहेगा। आप कितना भी घात लगा लीजिए, ठीक है। तो 15 पे घात कुछ भी कर दीजिए, अगर मान लीजिए 15 पे घात चाहे जितना लगा लीजिए 99, तब भी इकाई का अंक 5 ही आएगा। ऐसी संख्या जिसके अंत में 5 है, कितना भी घात लगा लेंगे तो इकाई के अंक पर क्या आ जाएगा? इकाई के स्थान पर 5 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, यदि 5/8 बराबर 20/p है तो p का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए p का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप देखिए सामने सामने कर सकते हैं। 5 × 5 5 चौका 20 हमारे पास आ गया। 1/8 बराबर 4/p। अब p को इधर भेजिए और इसको इधर भेजिए, तिर्यक गुणा जिसको कहते हैं। p 1 × p और 8 चौके 32। तो हमारा सही जवाब जो p बराबर कितना आएगा? 32। और 32 हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8 सही 2/3 प्लस 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 4/6 बराबर होगा कितने के बराबर होगा? तो देखिए जो लिखा है प्रश्न, उसको हम यहां पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्या लिखोगे भाई? तो इसको लिखोगे 8 सही 2/3, इसको 2 + 2/3 और इसको 3 + 4/6 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, 8 2 10 और 3 13। तो पहले तो 13 अलग कर लीजिए, फिर ये 2/3 प्लस 2/3 और प्लस 4/6 को 2 दूना 4 2 3 6, ये भी हमारा 2/3 आ गया। अब जब हर समान होता है तो अंश को हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 2 2 4 और 2 6 और नीचे 1 हर लिखते हैं। 6/3 3 दूना 6 कितना हो गया? 13 + 2 यानी कि हमारे पास गया 15। 15 हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। और 15 है किसमें? ऑप्शन नंबर बी में 15 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो 2/3 और 5/7 के योग को कैसे लिखा जा सकता है? तो एक कहानी ऐसे होती है तिर्यक गुणा करके, ठीक है। तो 2 × 7 प्लस 3 × 5 और फिर नीचे आपस में गुणा कर देते हैं 3 × 7। और ऐसा कहाँ लिखा है? ऑप्शन डी में आपको ऐसा ही लिखा हुआ मिल रहा है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही जवाब हो गया, ठीक है। सही जवाब क्या हो गया आपका? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा? 3/5 kg सोना का जो मूल्य है वो कितना है? 240 है, ठीक। 3/5 kg का, तो 1/2 kg का निकालना, तो पहले 1 kg का निकाल लीजिए। 1 kg का जो मूल्य होगा ये 5 ऊपर चला जाएगा और जो 3 है वो ऊपर था इधर आके नीचे हो जाएगा। 3 × 8 = 24, 8 × 5 = 40। 80 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो गया? 400। 1 kg का दाम कितना है? 400। 1/2 kg का दाम क्या हो जाएगा? 1/2 × 400। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 200। कितना आ गया? 200 रुपया। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा?
बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मजा आ रहा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं कहता नहीं हूँ तो आप लोग करते नहीं है यार, दिया करो भाई। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, यदि किसी राशि का 1/3 12 है, कोई राशि मान लो x है, इसका 1/3 मतलब x गुणे 1/3 कितने बराबर है, 12 है। तो उस राशि का 1/4 तो हमें x का 1/4 हिस्सा पूछता है, ठीक है। तो पहले x को तो फाइंड करें। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 देखिए नीचे है तो उधर चला जाएगा तो अंश में पहुंच जाएगा, क्योंकि हर में है। कितना हो गया, 36। अब x का 1/4 1/4 x तो कितना हो जाएगा, 1/4 और x की जगह 36, 4 9 36, 9 1 9, कितना आंसर आ गया, 9। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1000 का अभाज्य गुणनखंड, फिर वही बात आ गया, देखिए किसमें अभाज्य संख्या है, इसमें अभाज्य नहीं है, इसमें अभाज्य नहीं है। अब या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। अब देखिए इसी को कर लीजिए ऑप्शन से, 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40 पंचे 2000, ये तो 2000 लिखा है। इसको देखिए 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40 पंचे 40 पंचे 2000, 2000 पंचे 200, 200 पंचे 1000। तो यही ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, और चाहिए तो आप 1000 का ऐसे गुणनखंड भी आप कर सकते हैं, ठीक है। डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, इन दोनों संख्याओं का मासा 3 हो तो लासा क्या होगा। अब देखिए चूंकि मासा गुणे लासा बराबर क्या होता है, संख्याओं गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल ये होता है, ठीक। अब संख्याओं का गुणनफल 216 दिया है, मासा 3 दिया है, लासा आपसे क्या कह रहा है, जा रहा है। अब 3 इधर देखिए गुणे में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। लासा बराबर क्या हो गया, 216/3, 3 7 21, 3 दूना 6, कितना हो गया लासा हमारा, 72 हो गया। 72 क्या हो गया हमारा, लासा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 800 और 900 के बीच एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 16 और 18 का पूरा पूरा भाग लग जाए, ठीक है। तो पहले ऐसी संख्या ढूंढिए जो 12, 16 और 18 से कट जाए। तो इनका क्या हो जाएगा, आप निकाल लीजिए एलसीएम। जो इनका एलसीएम होगा वो 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा। तो एलसीएम देखिए 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 ठे 16, 2 9 18, 2 तिया 6, 2 चौके 8, फिर 9 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, फिर 9, फिर 2 कर लीजिए, फिर 3 कर लीजिए और फिर 3 आ जाएगा। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 9 144, ठीक है। ये क्या आ गया एलसीएम। अब 144 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा, ठीक। लेकिन हमें 800 और 900 के बीच में चाहिए। तो 144 से जो 800 और 900 के बीच में जो संख्या 144 से कटेगी वही संख्या हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, जो ये छोटी वाली संख्या है, ठीक है, छोटी वाली संख्या है, इसको हम लेते हैं, ठीक है, या बड़ी वाली संख्या को ले लो, 900 को ले लो और 144 से क्या करो, भाग करो, ठीक है। कितनी बार जाएगा 144, कितनी बार जाएगा,
6 बार ले जा करके देखो, 6 चौक का 24, 2 बचेगा, 6 चौक 24 और 2 26, 2 बचेगा, 6 का निम 6 2 8, 864। ठीक है, तो 864 6 बार जाने पर 864 आ गया। अब 864 क्या हमारा ऑप्शन में है, तो 864 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यही भाग करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमारा वैसे ही आ गया। ठीक है, 864, ठीक, ये हमारा सही जवाब। 864 144 से कट रहा है, 800 और 900 के बीच में है, तो 864 अगर 144 से कट रहा तो 12, 16 और 18 तीनों से कटेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या 2019 में पूछा गया। 100 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से भाग हो जाती हैं, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की जो संख्या है, चूंकि 3 और 5 दोनों कैसी है, अभाज्य संख्या है, तो 3 से भी कटे 5 से भी कटे तो वो संख्या कितने से कटनी चाहिए, 15 से भी। 3 5 15, यानी जो संख्या 15 से कटेगी वो 3 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। तो 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 15 से कटेंगी, तो इसके लिए आप जहां तक भी कहेगा उसको लीजिएगा, और ये जितने से काटना है उसको नीचे लीजिएगा, और भाग करके केवल पूर्ण संख्या को ही लीजिएगा, का पूर्णांक। ठीक है, पूर्ण संख्या ही लेंगे। तो 15 छक्का 90, 6 बार कटना है तो 6 संख्याएं होगी। 15 7 105 ज्यादा हो जाएगा, 6 संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या हमने केवल लेनी है, दशमलव में नहीं ले जाना। तो 6 ऑप्शन डी में आ रहा, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए ये घंटी वाला सवाल है। ठीक है, घंटी वाले सवाल करके ऐसे याद रखिएगा, 3 घंटियां हैं जो प्रत्येक बार 12, 15 और 18 सेकंड के पश्चात क्रमशः बजती हैं। यानी हर एक, पहली जो घड़ी है वो हर 12 सेकंड पे, दूसरी हर 15 और तीसरी हर 18 सेकंड पे बजती है। यदि वह पहली बार एक साथ 8:35 पर बजी हूं तो अगली बार वो कितने बजे एक साथ बजेंगी। तो पहले ये देख लीजिए कितने सेकंड बाद वो एक साथ बजती हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, 12, 15, 18 का एलसीएम निकालो। क्या हम पहले पता करेंगे कि कितने सेकंड, हर कितने सेकंड बाद तीनों एक साथ बजती हैं, क्योंकि एक साथ तो हमेशा बजेंगी नहीं, क्योंकि ये 12 हर 12 सेकंड में बज जाएगी, ये हर 15 सेकंड में और ये हर 18 सेकंड में बजती है। तो तीनों एक साथ कितने टाइम में बजेंगी, तो इसको एलसीएम निकालें। 2 छक 12, 15 हो गया, और 2 9 18, 2 3 6 15 हो गया और 9 हो गया। अब 3 से कटेंगे, 3 5 15 और 3 3 9, फिर 3 से कटेगा और फिर 5 से कटेगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, या ऐसे कर ले, 3 3 9, 9 दूना 18 और दाएं 180, यानी हर 180 सेकंड में वो एक साथ बजती हैं। 180 सेकंड का मतलब हर 3 मिनट, हर 3 मिनट 180 सेकंड को बदलेंगे तो 3 मिनट आएगा, हर 3 मिनट में वो एक साथ बजते हैं। तो अगर 8:35 पे बजी थी तो 3 मिनट बाद यानी 8:38 पर फिर से वो एक साथ बजेंगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए एक बढ़िया सा उदाहरण है। क्या लिखा है, √0.441 और √0.625 इसका वर्गमूल को हल करके हमें लाना ऑप्शन। तो देखिए ये 3 जीरो यहाँ भी दशमलव के बाएं 3 अंक पे है, यहाँ भी दशमलव के 3 बाएं अंक पे 3 अंक पे, तो इसको हटा दीजिए दशमलव। ये हमारा बन जाएगा आप कितना, 441 और 625। 441 इसका वर्गमूल है। कम से कम आपको 1 से लेके 20 तक या 30 तक वर्ग और वर्गमूल याद होना चाहिए। ये है 21 का वर्गमूल और ये है 25 का वर्गमूल। तो 21/25 अब या तो भाग कीजिए तब आंसर आएगा, या तो एक कहानी करिए। 25 को 100 हम कैसे बना सकते हैं, 4 से गुणा करके, तो यहाँ भी 4 से गुणा कर दीजिए। ये हो जाएगा 84 और ये हो गया 100। 2 जीरो से भाग कर रहे हैं, दशमलव अभी यहाँ, तो 2 अंक इधर आ जाएगा, बाएं आ जाएगा, 0.84 आपका आंसर होगा। कहाँ है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखिए अगर ये सब आपको नहीं आता है तो अभी तो पॉसिबल नहीं है कि सारी चीजें आप सीख जाएंगे इतनी जल्दी, प्रयास भी करेंगे तब भी।
क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेसिक मैथ में पढ़ाऊंगा, ठीक है, और पीछे भी ये कराया भी हूं, तो पीछे आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए इसको इंपॉर्टेंट डालिएगा, ऐसे सवाल आते हैं। एक किसान अपने बाग में 5776 पेड़ लगाता है, प्रत्येक कतार में उतने ही पेड़ लगाता है जितनी कुल कतारें हैं, तो कतार में कितने पेड़ लगे हुए हैं एक कतार में। अब देखिए जैसे ही जितने और उतने शब्द आपको देखने को मिले, जितने और उतने शब्द जैसे मिले, समझ लीजिए वहां पर क्या बात निकल के आएगी, वर्गमूल आपको निकालना होगा, यानी स्क्वायर रूट आपको निकालना होगा, ठीक है, किसका, इस संख्या का। तो 5776 जो है इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। भाग विधि से निकालिए, गुणनखंड विधि से निकालिए। भाग विधि से देख लीजिए, 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। 2 दूना 4 1 5, 2 8 16 1 17, 2 8 16 1 17, 2 8 16, फिर 2 से काटिएगा, ये तो बहुत आसान है। 2 7 14, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2। अब 361 किससे कटेगा, 19 से कटेगा। 19 1 19 और कितना बचेगा, 17 बचेगा, 171 हो जाएगा। 17 बचेगा और एक ये 171 हो जाएगा। 19 9 अगर ले जाएं 9 बार जाएगा ये 19 और फिर 19 19। तो अगर हम 5 7 7 6 का वर्गमूल निकालें तो कितना मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 19 गुणे 19। अब 2 का एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा और एक जोड़ा 19 का निकलेगा, तो 19 चौक कितना हो गया, 76। 76 आपका आंसर होगा, यानी एक कतार में कितने, 76 पेड़ लगे हुए हैं। अब ये देखिए, ये भी बहुत बढ़िया से सवाल है, सरल करना, बोर्ड मास रूल लगा लीजिए। बोर्ड मास यहाँ नहीं लगेगा, सिंप्लीफिकेशन है, सीधे सी समझिए। ये 12 है, अंडर 324 लिखा है। 144 का तो वर्गमूल आप जानते हैं कितना होता है, 12 होता है, और नीचे कितना है, 18। और ये जो है वर्गमूल, ये 18 का वर्गमूल लिखा है, ठीक है। तो क्या हो गया, हर समान है तो नीचे हर आ जाएगा और ऊपर दोनों को जोड़ देंगे, यानी 24/18 आ जाएगा। 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 4/3 कहीं पे है, 4/3, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अभी ये हमारा हिंदी का पार्ट है, ठीक है, हिंदी का पार्ट है। आपको 4 गद्यांश देखने को मिलेंगे, हर एक गद्यांश से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी टोटल 20 क्वेश्चन आपके हिंदी से पूछे जाएंगे। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं और फिर दिए गए क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। गद्यांश को पढ़िए। यह आपका कर्तव्य है कि अपने मस्तिष्क यानी बुद्धि को प्रशिक्षित और विकसित करें तथा अधिकतम ज्ञान जो भी आप प्राप्त कर सकते हैं करें। ज्ञान कभी ना सूखने वाले स्रोत से युक्त एक गहरे कुएं की भांति है तथा आपका मस्तिष्क एक छोटी बाल्टी की भांति है, जिसे आप इसमें ज्ञान रूपी कुएं डुबोते हैं। आप उतना ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जितना कि आत्मसात कर सकें, यानी आप अपना सकें। मस्तिष्क बुद्धि का भौतिक अंग है जो पशुओं की अपेक्षा आपकी श्रेष्ठता दर्शाता है, यानी मनुष्यों की जो बुद्धि होती है वो पशुओं से श्रेष्ठ होती है। बहुत जानवरों की ज्ञानेंद्रियां अधिक शक्तिशाली होती हैं, जैसे गिद्ध, चींटी और कुत्ते की ज्ञानेंद्रियां मनुष्य की अपेक्षा कहीं अधिक तेज होती हैं, किंतु कोई भी जानवर मस्तिष्क के विकास और बौद्धिकता की दृष्टि से मनुष्य से श्रेष्ठ नहीं है। यदि आप अपने मस्तिष्क का विकास और उपयोग यथाशक्ति नहीं कर सकते तो आप मनुष्य की अपेक्षा पशु सरीखे अधिक हैं, यानी पशु के जैसे अधिक हैं अगर आप बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं। ना कम होने वाला, यहाँ पर प्रश्न है, ना कम होने वाला क्या है, तो आपका जो ज्ञान है वो कम नहीं होगा। जल कम हो जाएगा, धन कम हो जाएगा, सम्मान कम हो जाएगा, लेकिन ज्ञान कभी भी कम नहीं होगा, जितना है उससे बढ़ेगा ही। दूसरा क्या है, ज्ञान किसकी तरह होता है, ज्ञान किसकी तरह होता है, गहरे कुएं की तरह होता है। यहाँ पर देखिए ज्ञान रूपी कुआं,
तो ज्ञान क्या है? गहरे कुएं की तरह है, इसमें जितना ही आप चाहें उतना ज्ञान भर सकते हैं, ठीक है। और मस्तिष्क क्या है? बाल्टी है। यहाँ देखिए, बुद्धि का भौतिक अंग क्या है? तो जो मस्तिष्क है वो बुद्धि का भौतिक अंग है, लिखा है, पढ़ेंगे तो इसमें मिल जाएगा। ज्ञान इंद्रियां अधिक तेज होती हैं, किसकी? बच्चे की, लड़कों की, मनुष्य की या चींटी की? तो यहां पर देखिए लिखा गया है, यहाँ जैसे देखिए, गिद्ध, चींटी और कुत्ते की ज्ञानेंद्रियां मनुष्य की अपेक्षा कहीं अधिक तेज होती हैं। अब ये भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है, तो किसकी अधिक तेज होगी? चींटी की। नहीं, चलते हैं। श्रेष्ठ मस्तिष्क का विकास किसका है? श्रेष्ठ मस्तिष्क किसका विकसित होता है? तो देखिए, गाय जानवर, हाथी जानवर, चींटी जानवर, मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसका विकास अधिक हुआ है। देखिए, एक गद्यांश और है, मनुष्य अपनी प्रारब्ध का निर्माता है, यदि वह अपने समय का, अब इस गद्यांश को पढ़ के क्वेश्चन का आंसर देना है, समय का उचित विभाजन करता है तो निश्चित ही वह जीवन में सफल होगा और समृद्ध होगा। लेकिन यदि वह अन्य प्रकार के अन्यथा करेगा तो निश्चित ही जब बहुत अधिक विलंब हो चुका होगा तो वह पश्चाताप करेगा और दिन प्रतिदिन अपने दयनीय जीवन को घसीटता रहेगा। इसी तरह से आप लोगों का भी है कि अगर परीक्षा आ जाए उस समय आप सोचेंगे कि हम पढ़ लिए होते तो कितना अच्छा होता, ठीक है। लेकिन तब क्या रहेगा? केवल पछतावा ही होगा, कुछ हो नहीं सकता, केवल आप पछताएंगे। जब वह अपने आप को निसहाय पाता है और इस योग्य नहीं रहता कि वह बीते दिनों का स्मरण कर सके तो वह पछताता है। अब पछताए होत क्या? जब चिड़िया चुग गई खेत। समय को नष्ट करना उतना ही आपराधिक है जितना आत्महत्या करना। यह आत्महत्या करने के समान आपराधिक है, क्योंकि हमारा जीवन कुछ नहीं, केवल घंटों, दिनों और वर्षों का योगफल है। जवानी जीवन का स्वर्णकाल होता है। जवानी में मस्तिष्क लचीला और कोमल होता है और जैसा हम चाहें उसी आकार में उसे हम ढाल सकते हैं। यदि हम अपने जीवन का प्रातःकालीन अवसर खो देंगे, हमें बाद में उसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। यानी कि जो जवानी है हमारी, उसे हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जवानी को प्रातःकाल कहा गया है। कार्लाइल के शब्दों में ये एक महात्मा होंगे भाई, हम तो नहीं जानते हैं, कार्लाइल। यह जीवन का बीज है। यदि हम श्रेष्ठ बीज का रोपण करेंगे, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमें अच्छी फसल काटेंगे और उसका लाभ उठाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मनुष्य को जीवन में सफलता पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? समय का ठीक विभाजन, समय का उचित प्रयोग, समय के अनुकूल कार्य करना, समय से जागना, ठीक है। तो क्या करना होगा? हमें समय का उचित उपयोग करना होगा। लेकिन ठीक है, क्या है यहाँ पर, यदि वह अपने समय का उचित विभाजन करता तो निश्चित ही जीवन में सफल होगा। तो इसका ये ऑप्शन छोड़ करके हम लोग क्या कर लेंगे? समय का ठीक से विभाजन करेंगे, ठीक है, सफल होगा और समृद्ध होगा। कब? जब विभाजन करना है। तो समय को हमें विभाजित, ठीक से विभाजित करना चाहिए, कब खेलना है, कब पढ़ना है और कब क्या काम करना है। दूसरा, समय निकलने पर क्या रह जाता है? केवल और केवल पश्चाताप रह जाता है समय निकलने पर। ऑप्शन सी सही होगा। अब पछताए होत क्या? जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका क्या आशय है कि समय अगर नष्ट हो गया, जीवन बर्बाद हो गया, तो फिर पछताने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, जीवन बर्बाद करना। नेक्स्ट क्या है? जीवन का स्वर्णकाल किसे माना गया है? तो जवानी को जीवन का स्वर्णकाल माना गया है। और आज का अंतिम सवाल, जवानी में मस्तिष्क कैसा होता है? लचीला और कोमल होता है। तो आज के हिंदी के 2 गद्यांश हमने करा दिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो लोग भी फायदा इसका उठा सकें।